अजनबी जिस्म वशीकरण। कुछ लोगों के पास वश में करने की शक्ति होती है, अन्यथा अच्छे भले समझदार लोग वो काम कर बैठते हैं जो वो कभी सपनों में भी नहीं कर सकते। ये बंगाली बाबा शहरों में ऐसे ही तो नहीं ना बैठते हैं। आइए आपको एक लड़का ने एक लड़की को अपने बस में करके उसके साथ कैसी कैसी रंगीन रातें गुजारी, ये कहानी आपको सुनाते हैं। ऑफिस के लिए जाते हुए शीतल को हमेशा बाबा बंगाली के बोर्ड दिखता था। उसे ये बोर्ड देख के उसकी सहेली ललिता की कुछ बात याद आ जाती थी। ललिता शीतल को कहती थी कि बंगाली बाबा के चक्कर में पड़ के एक औरत अपनी बॉस को अपने बस में कर ली थी। उसके और बॉस के अफेयर के चर्चे आजकल हर एक की जुबान पर थे। कैसे बॉस की बीबी के सामने सुंदरता में कम होने के बावजूद भी बॉस को अपने चुंगल में जकड़ लिया। इसके बारे में हर एक का अपना अलग नजरिया था और ये हकीकत बस में करने का भी था। ललिता ये बात हमेशा बोलती थी। एक बार जून के महीने का मध्य में गौरव शीतल को ऑटो स्टैंड से ऑटो में बिठा के अपने ऑफिस चला गया था। ऑटो से एक सवारी उतरती और दूसरी चढ़ जाती। एक जगह से एक नौजवान लड़का चढ़ा और उसके साथ चिपक कर बैठ गया। उसने एक दो बार दूर होने की कोशिश भी की, परंतु कुछ देर बाद वह फिर उसके साथ चिपक सा जाता। उसके लिए ये रोज का काम था, इन जैसे लोगों को झेलना और फिर उसका झगड़ना भी। पर जब लड़के ने अपनी जेब में से मोबाइल निकालने के बहाने जेब के अंदर से ही उसकी जांघों के पास से हाथ को छूना चाहा और फिर कमर के पास से हाथ फिराने की कोशिश की, तो वह एकदम उसके ऊपर झल्ला उठी। आंखें दिखाते हुए उसको बोला, दूर हटकर बैठ। लड़का एकदम ठिठक गया। उसको शायद अपनी जवानी और मखमली खूबसूरती पर शायद गर्व था, इसलिए इतना व्यवहार देख एकदम भौचक्का रह गया और फिर शीतल से अच्छी दूरी बनाकर बैठ गया। उसने हमेशा यही किया था, कभी भी किसी को भीड़ में खुद के साथ मौके का फायदा लेने जैसी गुस्ताखी नहीं करने दी थी। बहुत से तो उसकी आंखों को घूरे और माथे की सिलटन देखकर ही दूर हो जाते थे। फिर भी अगर कोई मजनू बनकर पास आने की कोशिश भी करता तो इस तरह डांट खा कर ही जाता। उसके दूर बैठते ही तो फिर आरती के आगे पीछे मंडराता अपना बॉस याद आने लगा। उसके दिमाग में फिर तांत्रिक और डेरे घूमने लगे। वशीकरण और मुठीकरण के टीवी अखबारों में छपते विज्ञापन क्या सच्ची सत्य हो सकते हैं? क्या वह भी आजमा कर देखे अगर ये सच है, मगर कहां से और किसके ऊपर? गौरव के साथ उसका रिश्ता अच्छा चल रहा था। 10 साल के विवाह में 2 बच्चे थे और कभी भी उन दोनों की आपस में किसी बात पर बड़ी अनबन नहीं हुई। घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही था, कहीं इन तांत्रिकों के चक्र में घर का ही नुकसान न हो जाए। उसने सुना था कि शैतानी शक्तियों को आजमाने वाले एक दिन उन शक्तियों के खुद शिकार हो जाते हैं। परंतु क्या पता उपाय कर लेने से गौरव के माँ बाप गौरव के बड़े भाई की अपेक्षा उससे अधिक प्यार करने लग जाएं। पूरे ऑफिस के समय वह यही सोचती रही, परंतु किसी को कुछ भी बताया नहीं। शाम को वापस आते हुए भी फिर वही विचार उसके मन में चल रहे थे। उसको लगा कि यह सब सोच सोच वो पागल हो जाएगी। पहले की तरह ऑटो में बैठी वहां उतरी जहां गौरव उसे छोड़कर गया था। यहां से इस समय पर उसको घर तक अलग से ऑटो लेकर जाना पड़ता था। गौरव के ऑफिस का समय उससे 3 घंटे बाद तक का था। ऑटो स्टैंड के सामने लगे तांत्रिक के बोर्डों की तरफ देखती सोचती वह ऑटो में बैठ ही गई। ऑटो पूरा भरने के बाद चलता था। एक एक करके सारी सवारियों बैठती रही और जब आखिरी सीट खाली बची, अचानक से एक अधेड़ उम्र का आदमी सा बिना शेव के, कहीं कहीं दाढ़ी में, कोई सफेद बालों वाला ऑटो में बैठा। सिर्फ शीतल के नजदीक की जगह ही खाली थी, वहां ही वह बैठ गया था। उसको एडजस्ट करने के लिए शीतल को अपना सांस अंदर खींचना पड़ा और खुद को सिकोड़ना पड़ा। पैर में चप्पल, गंदी सी नजर आती लोवर और काला कुर्ता उसने पहना हुआ था। शीतल को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गर्दन घुमाकर वह उसके चेहरे की तरफ देखना चाहती था, परंतु कुछ पलों के लिए ही देख सकी था। फिर सिर नीचे करके बैठी रही। चलते ऑटो के झटकों में दोनों आपस में कई बार टकराए। टकराते कंधों के साथ जून महीने की तपिश और भी बढ़ने लगी थी। उस आदमी ने कई बार अपने जेब में से बीच बीच में कुछ न कुछ निकाला। हर बार उसका हाथ शीतल की जांघों और कमर के पास से छूकर गुजरता था। टांगे के बीच रखे अपने बैग को खोलते हुए उसकी कोहनी की नोक कई बार शीतल के सीने के साथ टकराए। जानबूझकर वो ये कर रहा था या अनजाने में, इसका उसको पता नहीं था, परंतु हमेशा की तरह हर एक को झिड़कने वाली शीतल एकदम शांत थी।
पता नहीं किस चीज ने अचानक ही कुछ घंटों में इस तरह उसको बदल दिया था। वह कुछ भी कह सकने तथा हिलने से असमर्थ थी। उसकी कॉलोनी के पास पहुंचने तक वह जितनी भी छेड़छाड़ कर सकता उसने की। पता नहीं बैठते ही उसको बिना उसकी तरफ देखे कैसे पता लग गया कि कहां से कहां शीतल ने अपने जिस्म के कपड़ों को नहीं ढका हुआ है और कैसे उस जगह को सिर्फ तार की तरह टुनका देता था, जिसके साथ शीतल पूरे जिस्म में कपकपी सी छिड़ जाती थी। हर हरकत के साथ वह खुद को और भी अपने आप में सिकोड़ लेती और जानभों को भी भींच लेती, परंतु एक बार भी उसका उस आदमी की तरफ ताकने का या कुछ कहने का हौसला न हुआ। मानो उसकी त्वचा के बिना बाकी सब सेंसेज जीरो हो गई हों और वह पत्थर बन गई हो। बस जो जिस्म बिजली सी थी, वह एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक दौड़ रही थी। आंखें उसकी बंद हो रही था। समय मानो उसके दिल की रफ्तार जितना तेज दौड़ रहा था। जब अचानक ऑटो की ब्रेक नहीं लगी और उस आदमी के हाथों ने आखिरी बार उसको छुआ और नीचे उतरने लगा। ऑटो वाले के 2-3 बार कहने के बाद शीतल को उतरना याद आया। बर्फ की तरह जमी बाकी सेंसेज एकदम शरीर के तापमान के बराबर हो गई। वह आदमी उत्तर कर किराया दे रहा था। उसके बाद ही शीतल ने ऑटो वाले को किराया पकड़ाया था। वह चलने ही लगी थी कि उसके बाद में वो आवाज दी, मैडम, यह एड्रेस बता सकते हो? इस कॉलोनी में कहाँ है? कुछ पल उसकी तरफ इकट्ठा देखकर वह जैसे ही जागी, उसके पास से कागज लिया और लिखा एड्रेस देख एकदम चौंक गई, जैसे किसी अनहोनी का न्योता हो। जी, मुझे मिस्टर गौरव ने ऑटो की सर्विस के लिए भेजा है। मेरा नाम नितिन है और मैं आहूजा इलेक्ट्रिकल वर्क्स में इंजीनियर हूँ। नितिन ने उसकी आंखों में सीधे ताकते हुए जवाब दिया। शीतल को अचानक याद आया कि सुबह ही तो ऑटो में बैठते वक्त गौरव ने कहा था कि वह आरओ की सर्विस के लिए किसी को भेजेगा। अचानक उसकी सूरत संभली। ऑटो में जो कुछ हुआ उसको भूलने की कोशिश करते हुए नितिन को लेकर उसने अपने घर में प्रवेश किया। उसके मन में अभी तक एक अजीब सा कुछ बना हुआ था। नितिन को किचन दिखाकर वह अपने कमरे में पस रख आई। वापस आकर उसको पानी पूछा और खुद भी पानी पिया। पानी पीता वह उसकी तरफ कनखी नजर के साथ देखता हुआ आरओ का मुआयना करने लगा, परंतु उसकी घूमती नजरों को शीतल ज्यादा देर तक सह न सकी। उसको अपना काम खत्म करने और कोई जरूरत होने और बुला लेने के लिए कहकर वह अपने कमरे में आ गई। उतनी देर तक उसने कपड़े बदल लेने की सोची। किचन और बेडरूम में सिर्फ लॉबी का फासला था। पर्दे को अच्छी तरह लगाकर वह कपड़े बदलने लगी। अचानक उसको लगा किचन में से आती आवाज बंद हो गई हो और पूरे घर की सुनना आवाज उसको सुनने लगी हो। उसके मन में सुबह के खत्म हुए ख्याल फिर एकदम उभर आए। नितिन का चेहरा, बोलने चलने का ढंग उसको फिर से अजीब सा लगा। उसके पहने कपड़ों और हरकतों की तरह काले कपड़े और तेज सी नजर। उसको इस तरह लगा जैसे कमरे के पर्दे अभी अभी हिले हो। हवा का एक झोंका कमरे के किसी कांतर में से अंदर आया हो। पता नहीं पर्दे चलते पंखे के कारण हिल रहे था या उनके पीछे कोई था। अचानक उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अकेली घर होने के बावजूद एक अजनबी की मौजूदगी में बिना दरवाजा बंद किए कैसे वह कपड़े बदलने की गलती कर रही था। तब तक उसने साड़ी उतार कर साइड पर रख दी थी। इस ख्याल के मन में आते ही वह आहिस्ता चलती दरवाजे को बंद करने के लिए वहां तक गई। मन की तसल्ली के लिए उसने जरा सा पर्दा हटाकर देखा। पर्दे के पीछे से 2 आंखें उसकी तरफ अचानक चमक उठी, जैसे अंधेरे में बिल्ली की आंखें चमकती हैं। वह एकदम ठिठक कर पीछे हट गई, जिसमें एकदम कांप गया। नितिन की आंखें उसके जिस्म को जैसे ही पैरों से नीचे तक निहारने लगीं। उसको अपनी हालात का अंदाजा हुआ। उसके जिस्म पर 2 कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। वो भी उसकी खूबसूरती को पूरी तरह से ढकने में नाकाम थी। वह धीरे धीरे पीछे की तरफ हटने लगी, परंतु उसके देखने के तरीके और मौजूदगी ने जैसे उसके सारी गतिविधियों को कैद कर लिया हो। जितना वह पीछे हो रही थी उतना ही वह आगे आ रहा था। सोफे तक पहुंचकर वो पीछे की तरफ जाने के लायक नहीं थी और तब तक वह उसके इतने करीब आ गया था कि जिस्म की महक भी वह महसूस कर पा रही थी। एक भी शब्द दोनों के मुंह से नहीं निकल रहा था। नितिन के मजबूत हाथ उसके कंधों पर टिके, कंधों के मांस को दबाते हुए, सहलाते हुए कमर के पास से दोनों तरफ अपने हाथों के साथ उसको जकड़ लिया। अपने पास खींचकर दोनों के दरमियान आखिरी दूरी को भी मिटा दिया। शीतल के चेहरे को पास खिसकाते हुए और गर्मी की उस शाम को सांसों का ताप अलग ही महसूस हो रहा था।
एकदम एक दूसरे में लगभग खोके वह मदहोशी के आलम में डूब रहे थे। ऑटो की मदहोशी की अपेक्षा अधिक अपने आप को भूलकर उसके जादूमयी व्यक्तित्व में शीतल उलझकर रह गई थी। अपने आप को और अपने हालात को भूल गई थी, जैसे अचानक ही किसी अदृश्य शक्ति के बस में हो। उसके कंधों, गर्दन और पीठ को सहलाते हुए नितिन के हाथों ने उसकी पीठ पर मौजूद अंतिम भार को भी उतार कर शरीर को और हल्का कर दिया। उस भार को उसके हाथों से नाजुकता से संभाल लिया। हाथों की उंगलियों की हरकतों के साथ शीतल बेचैन होती उसके बाजुओं में घुटती चली गई, जब तक दोनों बेड पर गिरकर कपड़ों की तरह खुद बिखर न गए हों। शीतल की आंखें इस पूरे प्रकरण में बंद थी। जब भी वह झटके के साथ आंखें खोलती तो मोटी मोटी आंखें को उसकी तरफ ही देखती, फिर बंद कर लेती। हर बार ही यह आंखें उसकी तरफ ही कैसे देख रही थी, वह भी तब जब उसकी हरकतों ने पूरे जिस्म को ही ज्वालामुखी की तरह जगा दिया था। शीतल के होंठ चूमते हुए नितिन के होंठ उसके जिस्म पर फैलने लगे। उसका चेहरा उसको प्यार करता, चूमता और छेड़खानी करता रहा। उसकी गर्दन, छाती और पेट से लेकर हर हिस्से में तरंग छेड़ता गया। हाथों ने तो पहले ही उसके अगले आने वाली हर हरकत की एडवांस तैयारी कर लिए थी, जो उसकी जांघों और कूल्हों के बीच मचल रहे थे। तब दोनों के बीच मांस के सिवा कोई पर्दा न रहा। शीतल को पता भी न चला। ऐसे लग रहा था इस शाम का, इस मिलने का समय, विधि और सब पहले ही नियत किया जा चुका था, और पता नहीं कब से वह इस घटना को जी रही थी। और अचानक वह सब घट रहा था, जिसने उसके मन और जिस्म तक एक चिरंजीवी प्यास को जगा दिया था, और जिसको बुझाने के लिए वह खुद को नितिन के साथ कसती चली गई, उसकी बाहों में सिकुड़ती चली गई, और जो उसके मन तन पर पूरी तरह फैल गया था। और इस तरह उसकी हर हरकत, हर आवाज़ और सिसकी को महसूस करके खुद की हर मूवमेंट को बदल रहा था कि सिवाय अपने आप को उसके हवाले कर देने से उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में झांकते हुए शिखर पर पहुंचने का एहसास ने उसके तन मन को निचोड़ कर रख दिया। थक के चूर होकर दोनों एक तरफ लुढ़क गए। गर्मी, धूप और ऊपर से पंखे की हवा में ये सब करके शीतल एकदम थक गई थी। कुछ देर के लिए उसने आंखें बंद कर ली। जब उसके पास से नितिन के उठने का एहसास उसको हुआ, सिर्फ ये कहकर कि जब काम खत्म हो जाए तो उसको बता दे, वह वैसे ही लेटी रही। उसके सिर को तेज नींद ने जकड़ लिया था। जब लगातार डोरबेल के साथ वह हड़बड़ा कर उठी, फटाफट कपड़े पहनकर वह बाहर निकली। जाते जाते किचन में निगाह मारी पर वहाँ कोई भी नहीं था। बिना बताए, बिना कुछ बोले नितिन किधर चला गया, उसका मन में बात चल रहा था। दरवाज़ा खोलकर पूछा तो आगे से सलमान दिखते नौजवान ने कहा, मैडम, मुझे मिस्टर गौरव ने आरओ की सर्विस के लिए भेजा है। शीतल उसकी तरफ इस तरह ताकने लगी जैसे कुछ सुना ही न हो। अगर यह मैकेनिक है तो वह कौन था जो अचानक आया और गायब हो गया? उसका मन विचार की धाराओं में खो गया था। दूसरी बार लड़के के कहने पर उसको अंदर लेकर आने की याद आई। किचन में आरओ दिखाकर और वह वापस कमरे की तरफ आती सोच रही थी कि कहीं जो सब उसके साथ हुआ केवल सपना तो नहीं था। कमरे में पहुंचकर उसके बिखरे कपड़े और बिस्तर के हुए बुरे हाल से उसको समझ थी कि जो हुआ असली था। परंतु अगर वास्तव में अचानक कुछ घंटे में ही कोई शख्स इस तरह ऑटो से बेड तक कैसे पहुंच गया, और उसको गौरव की बात का कैसे पता चला, उसकी अजीब शक्ल, सूरत और कपड़े, और फिर इस तरह उसको फंसा लेना, कहीं वह वशीकरण का शिकार तो नहीं हो गई? कहीं वह कोई ऐसा ही तांत्रिक वगैरह तो नहीं था? परंतु वह चोर भी तो हो सकता है। उसके सोच का घोड़ा पल पल विचार बदल रहा था। उसने कमरे में आसपास देखा, हर तरह का कीमती सामान अपनी जगह पर था। सोचती सोचती वह लेट गई। कभी कुछ मिनटों पहले हुई क्रिया उसके मन में दौड़ने लगती, कभी उसकी आंखें बंद हो जाती, कभी उसका गायब होना का विचार मन में उलझन लगता। उसके मन तन का बुरी तरह थका दिया था, तब तक जब तक इंजीनियर ने आरओ की सर्विस खत्म कर मैडम कहकर बुलाया नहीं और सर्विस का बिल उसको पकड़ा नहीं दिया। उसकी तरफ बिना देखे उसने अपना पर्स उठाया और देने के लिए पैसे निकालने लगी। एक बड़े ही रेशमी तरह का कागज पैसों के साथ बाहर गिरा। उसने पैसे देकर इंजीनियर के चले जाने के बाद में कागज को खोला और पढ़ा। मुझे पता है मेरे अचानक इस तरह गायब होने के बाद बहुत से सवाल तुम्हारे मन में आएंगे, और अगर कोई इंजीनियर मेरे बाद में आ भी गया तो और भी ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर हो जाओगी। परंतु मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इंजीनियर नहीं था।
और न ही तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे भेजा था। वास्तव में मैं भी उसी चौक से रोज ऑटो पकड़ने वाला एक शख्स हूँ। पिछले कई महीने से रोज तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारे आने जाने को नोट कर रहा था। तुम्हें पहली बार देखते ही तुम्हारी तरफ अचानक खींचा गया था और तुम्हारे तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ प्लान किया, परंतु आज तुम्हारे हस्बैंड की बात सुनी। बाद में फिर मैं इंजीनियर बनकर तुम्हारे साथ ऑटो में आने का प्लान बनाया। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इस हद तक पहली बार में कामयाब हो जाऊंगा, परंतु जो भी समय तुम्हारे साथ बीता यह अलग था, काबिले तारीफ था और इतनी संतुष्टि कभी नहीं महसूस की। तुम्हारे बारे में भी ऐसा ही समझता हूँ। ये हमारी पहली मुलाकात थी और आखिरी भी। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारा कुछ भी नहीं। गुमनाम, शब्दों को पढ़ती पढ़ती शीतल जैसे कहीं खो गई हो। पल भर के लिए उसको यकीन न हुआ, परंतु सच्चाई उसके सामने था। उसके अपने मन के डर, वहम और वशीकरण जैसे फिजूल के विचारों ने उसको किसी के आगे इतना कमजोर कर दिया था कि एक छोटी सी कोशिश करके ही उसके तन और मन और पर कब्जा कर गया था। उसको वशीकरण की असली शक्ति की समझ आ गई थी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें बताएं कैसी कहानी आप सब सुनना चाहते हैं।